जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11 के सभी बच्चों के लिए, चाहे आप ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि एक मेजर एंड मेन सब्जेक्ट इंग्लिश सभी बच्चों के पास में है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट का रिसेंट में 17 फरवरी को और 20 फरवरी को आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है, आपका जो फाइनल का एग्जाम होने वाला है 2022-23 के लिए, उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे देखेंगे और उसे कंप्लीटली इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आंसर आपको लाइन टू लाइन बहुत अच्छी तरीके से समझा जाएगा। तो डेफिनेटली बच्चों, ये पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके इंग्लिश के फाइनल एग्जाम में, जो कि अभी होने वाला है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम समझते हैं पेपर के पैटर्न को। टाइमिंग बच्चों आपकी रहेगी 3 घंटे की। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल होंगे 80। पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो रहेगा आपका सेक्शन ए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। दूसरा सेक्शन रहेगा बच्चों सेक्शन नंबर बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। फिर तीसरा सेक्शन रहेगा बच्चों लिटरेचर वाला पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस पेपर को हम बेसिकली दो पार्ट में समझ लेंगे। इस वीडियो में हम इस पेपर का जो हमारा सेक्शन नंबर ए है, ठीक है, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और जो हमारा सेक्शन नंबर बी है यानी कि राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल, इसको हम आज की इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में समझ। ठीक है, बाकी रहा आपका सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर वाला, तो इसके लिए हम पार्ट नंबर 2 बना देंगे थोड़ी देर के बाद ही। तो उसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन में एक वीडियो देखने को मिल जाएगी, वहां से आप जाके जरूर से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पेपर का पैटर्न। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है हमारा आएगा सेक्शन नंबर ए। ठीक है, सेक्शन नंबर ए कैसा होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है। अब एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ये रहेगा एक अनसीन पैसेज, और ये आएगा आपका टोटल 10 मार्क्स का। ठीक है, आप चाहो तो इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 का ये दिया हुआ है, दूसरा पैसेज, तीसरा पैसेज, इस तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं। टोटली जो है वो 4 से 5 पैसेज आपके इसमें होंगे। ठीक है ना, लाइन्स वाले पैसेज बेसिकली। ठीक है, तो टोटल 11 क्वेश्चन होंगे, आपको 11 में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला जो है वो आपका एक एक नंबर के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें कुछ जो है वो वन वर्ड के यानी कि वन सेंटेंस वाले हो सकते हैं, और कुछ जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये आपके पेपर में अलग ही आने वाले। इसकी प्रैक्टिस आप सभी क्या करें कि आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है किताब की, ठीक है ना, मतलब आपकी सपोर्ट मटेरियल आपको मिली होगी स्कूल से, आप उसमें जो अनसीन पैसेज दिए होते हैं ना 7 से 8, आप उनकी प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। दूसरा जो है वो देख सकते हैं 8-8 टोटली जो है वो 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और ये जो पैसेज है वो केस बेस्ड है बेसिकली। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये केस जैसा ही कुछ है। ठीक है, तो टोटली जो 8 क्वेश्चन है, जिसमें कुछ जो है वो एमसीक्यू वाले पहले आ जाते हैं, फिर लास्ट में जो है आपके कुछ वन वर्ड वाले आ जाते हैं। ठीक है, हम जो आपको समझाएंगे बच्चों, वो समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसमें ये आपका टोटली जो वो 8 नंबर का पेपर है, सॉरी 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे है क्या। सबसे पहले ये जो आपका पहला वाला पैसेज है, इसमें बात की गई है बच्चों टेलीविजन इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, और ये नोट मेकिंग है आपकी, क्या है बच्चों? नोट मेकिंग है। तो पहले पैसेज में टेलीविजन इफेक्ट्स के बारे में बात की गई है। ठीक, दूसरा जो है इसमें टेलीविजन के डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, और तीसरा भी इसी तरीके से है कि टेलीविजन के बारे में वही बातें यहाँ पे भी हैं। और उसके बाद में अनदर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं टेलीविजन के, वो पैसेज 4 में बताए गए हैं। एंड इसकी बच्चे को कैसे इससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो बातें भी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक अ नोट्स। तो एक चीज क्या करनी है, आपको पैसेज के नोट्स बनाने, नोट मेकिंग के नोट्स बनाने ही होंगे ऑन इट, यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस वेयरएवर नेसेसरी। यानी कि आपको नोट्स में एब्रिविएशंस ऐड भी करनी है, और अलग से 4 से 5 एब्रिविएशंस लिखनी भी है, और एक नंबर में आपको एक अच्छा सा टाइटल इसके लिए देना है आपको। ठीक है, तो अभी आपको मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके। दूसरे में आपको एक समरी लिखनी है, 5 नंबर की आएगी, 3 नंबर की है बेसिकली, पूरी पैसेज की मात्र 50 वर्ड में आपको समरी लिखनी है। ठीक है, तो आइए कैसे लिखेंगे सारी की सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो टाइटल हम क्या दे सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, टाइटल दे सकते हैं हम द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन। अगर आपने पहले से इस नोट मेकिंग को देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है, जिनने देखा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं भी देखा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ना मैं आपको कुछ नए नए तरीके बताऊंगा लिखने के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम आंसर दे रहे हैं पहले पार्ट का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आंसर नंबर 1, एंड टाइटल क्या है, टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन। ठीक है,
तो सबसे पहला हमने क्या किया है, नोट मेकिंग में आपको कम से कम क्या करनी है, 3 जो है वो हेडिंग बनानी है। क्या करना है, मुझे शायद पीटी थोड़ा बढ़ाना चाहिए ना। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको कम से कम 3 जो है वो आपको हेडिंग बनानी है। और जैसे 1 2 3, अब इन 3 हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 2 से 3 कम से कम 3 जो पार्ट है वो आपको सब हेडिंग इसमें बनानी है। ठीक है, 3 हेडिंग और कम से कम 3 आपकी सब हेडिंग इसमें होनी। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि कैसे इसको हम करने वाले हैं। तो टाइटल क्या है, टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है बच्चों, बेनिफिट्स ऑफ टीवी, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ टेलीविजन। अब देखो यहाँ पे मैंने एब्रिविएशंस जो है वो पहले ही यूज कर रखे हैं। जैसे पहले ए में दिया हुआ है कि आईएनसी, आईएनसी का मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, यानी कि ये जो टीवी होता है यानी कि टेलीविजन जो होती है, इससे हम अपनी और दुनिया के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स, यानी कि इससे हम बहुत ही हाई क्वालिटी के जो प्रोग्राम्स हैं हाई लेवल के, उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। टीवी के कई फील्ड्स होते हैं, जैसे कि साइंस की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में, हम इसके बाद इससे बहुत सारी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो बूढ़े हैं, ओल्ड पीपल एंड जो बेसिकली घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, पेशेंट्स वगैरह हो गए, पेशेंट जो होते हैं, तो जो घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, वो अपना मनोरंजन, अपनी नॉलेज टीवी से ले सकते हैं। नो नेटिव स्पीकर्स डेली इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस। ठीक है, इंक्रीज वोकेबलरी एंड लिसनिंग, यानी कि टीवी जो है वो हमारी वोकेबलरी को भी बहुत ज्यादा बढ़ाती है, हमारी लिसनिंग जो पावर होती है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ाती है बेसिकली। ठीक है, और ये सारी की सारी बातें जो है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई हैं, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे इस पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम क्या लिख देंगे, दूसरा लिख देंगे इसके डिसएडवांटेजेस। तो अगर आपको डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं तो यहाँ से लेके ये जो आपका दूसरा तीसरा है इससे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको सीधा बताता हूँ क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी ऑन बॉडी, यानी कि हमारे लिए क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ व्यूइंग इफेक्ट आइस, यानी कि जब आप टीवी को बहुत ज्यादा समय तक देखते रहते हैं, एग्जांपल के लिए आप अपना फोन ही देखते रहते हैं बहुत ज्यादा देर तक, तो आपकी आंखों में जलन टाइप में पड़ने लगती है। वही बताता है कि ये हमारी आंखों पर निगेटिव प्रभाव डालता है। ह्यूमन ब्रेन, ये हमारे ह्यूमन ब्रेन की सोचने की शक्ति होती है उसे कम कर देता है। गेट्स ड्रेन्ड, यानी कि ये हमें जो है वो अंधेरे में ढकेल देता है, एक अंधेरी दुनिया में पहुंचा देता है अगर आप ज्यादा देर तक इसको देखते रहते हैं। पुअर कंसंट्रेशन, जब आप कोई भी चीज, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप टीवी चला रहे हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, आपकी एकाग्रता जो होती है, ध्यान लगाने की शक्ति, वो इससे कम होती है। और साथ ही टीवी में जो फिल्में दिखाई जाती है, न्यूज दिखाई जाती है, जो चलचित्र दिखाए जाते हैं, उसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं। ठीक है, अडल्ट का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। कई सारी मूवीज ऐसी आती है, कई सारे ऐसे सॉन्ग्स आते हैं जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो इफेक्ट्स क्या है, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या है टीवी के बॉडी पर, वो हमने देखे। अब डिसएडवांटेजेस या फिर इफेक्ट्स ऑफ टीवी ऑन चिल्ड्रन, तो बच्चों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो आपके पैसेज चौथी में दिया गया है। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं, लेक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडीज, यानी कि वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं अगर ज्यादा देर तक टीवी देखते हैं तो। ठीक है, गेट यूज टू वायलेंस, बच्चे देखते हैं कि भाई जैसे टीवी में दिखाया गया है वैसे हम भी करते हैं, तो वो भी एक तरीके से वायलेंस करने लगते हैं। लॉस डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो बेसिकली क्या होते हैं कि अपनी बातों को इस तरीके से रखते हैं कि अपने आप को महत्व देने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और वो समझ नहीं पाते हैं, सारी चीजों को समझने की जो शक्ति होती है वो उनकी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट है सारे के सारे, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले हमने एक हेडिंग बनाई बेनिफिट्स ऑफ टीवी, दूसरी बनाई डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी ऑन बॉडी, और तीसरी बनाई इफेक्ट्स ऑफ टीवी ऑन चिल्ड्रन। अब इन्हीं के अंदर हमने 2 से 3 आपको हेडिंग लिखने दी, जैसे आपको ज्यादा ज्यादा ये 3 उठा लीजिए, यहाँ से ये 3 उठा लीजिए, और इस वाले में से ये 3 आप उठा लीजिए। ठीक है, अब जो हमारा पहला पार्ट था इसमें देखो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, आपको क्या क्या पूछा गया था, एक तो नोट्स कंप्लीट कर लिए और एक टाइटल ही कंप्लीट कर लिया। अब बारी है हमारी एब्रीविएशंस की। तो एब्रीविएशंस हमने यहाँ पे टोटल जो है वो बनाई है 5। आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी लिखनी है बच्चों, आपको ज्यादा से ज्यादा 4 लिखनी है और उनका यूज भी करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी एब्रीविएशन है वो इंक्रीज, इंक्रीज को बोलते हैं INC डॉट। ठीक है, नॉलेज को तो आप सभी को पता है, नो बोलते हैं। लैंग्वेज को LANG बोलते हैं। टेलीविजन सिंपल सी बात है टीवी होता है। डिफ्ट को हम डिफरेंस डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट। तो ये इस तरीके से आपकी ये एब्रीविएशंस कंप्लीट हो जाती है। तो 5 नंबर तो भाई आपके यहाँ पे हो गए कंप्लीट। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन था बच्चों 5 नंबर का, ये तो हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब आगे देखते हैं।
दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको एक समरी लिखनी है इसकी, तो समरी लिखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बस आपसे ध्यान से समझना कि मैं कहता क्या। देखिए, टेलीविजन व्यूइंग इज अ बोथ, एक सेकंड, सबसे पहले आपको टाइटल लिख देना है कि द इम्पैक्ट्स ऑफ टेलीविजन, तो लिखेंगे टेलीविजन व्यूइंग इज अ बोथ ए बोन एंड बेन, यानी कि टेलीविजन को देखना एक अभिशाप भी है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वरदान भी है। कैसे है भाई ये चीजें? तो ये इस तरीके से है कि इट्स एन इजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन, मनोरंजन के साधन के रूप में ये सभी व्यक्तियों के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इवन ओल्ड पीपल एंड पेशेंट्स, इट ऑफर्स हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स, यानी कि जो व्यक्ति चल नहीं पाते हैं, जो व्यक्ति घर से बाहर नहीं जा पाते, पेशेंट्स या कुछ, तो उन्हें अपना मनोरंजन करना होता है, चीजें देखनी होती है, तो वो टीवी से देख लेते हैं। हाईली एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स है वो भी टीवी पर आते हैं। बट जिस तरीके से एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इसके कुछ बैड इफेक्ट्स भी हैं, बट इट हैज अ बैड साइड टू, इसके कुछ बुरे प्रभाव भी है। जैसे इट ड्रेन्स आवर ब्रेन ऑफ एनर्जी एंड क्योर्स पुअर कंसंट्रेशन इन स्टूडेंट्स, यानी कि ये हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा खा जाता है बेसिकली, ठीक है। हमारी जो एकाग्रता की शक्ति है, ध्यान लगाने की शक्ति है, उसको बहुत ज्यादा कम करता है, मेनली जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। Violent choice often lead to violent behaviors in real life among children and adults, यानी कि जो चिल्ड्रंस है, अडल्ट हैं, वो इस चीज को जब उसमें देखते हैं टीवी में कि इस तरीके से यहाँ पे वॉयलेंस किया जा रहा है, तो वो भी उसी वॉयलेंस का फिर सहारा ले लेते हैं, ठीक है। People often get to attached with TV show and actor that they are unable to differentiate between real and real life, यानी कि पीपल्स जो है, हम लोग जब टीवी को देखते हैं तो उसमें जो दिखाया जाता है हम उसे सच मान लेते हैं, हम इस बात में अंतर नहीं कर पाते कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है और एक्चुअल में टीवी में क्या दिखाया जाता है, ठीक है। थस टीवी कैन बी हेल्पफुल टू ओनली दोज पीपल हु केयरफुली चूज टू द सोर्स, यानी कि केवल टीवी जो है वो बहुत ही अच्छी है जो अपने प्रोग्राम्स को सही तरीके से चूज करते हैं, ठीक है। तो ये है इम्पैक्ट्स ऑफ टेलीविजन। तो इस तरीके से 8 नंबर का कंप्लीट हो गया आप सभी का ये वाला पार्ट। एक तो नोट्स, एब्रीविएशंस, टाइटल एंड एक प्यारी सी समरी कंप्लीट कर लिया हमने अच्छे तरीके से। तो आई होप नोट मेकिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी के हमारे क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, ठीक है। तो इसमें जो है चौथा क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपका ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर क्या दी गई है कि चूज द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन लो टू फिल द गैप्स, ठीक है। टोटल 8 है, आधे आधे नंबर के, यानी कि टोटल ये 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके भरेंगे। तो आप ना थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे ग्रामर बहुत ही अच्छी ली गई है। देखिए क्या कहा गया है हमसे, हमसे सबसे पहले कहा गया इन डैश, तो इनके बाद में क्या आता है, आप ना थोड़ा ध्यान से समझना, इन डैश वैदिक कैलेंडर। तो देखो ये किसी बहुत ही बड़ी सभ्यता के बारे में बात की जा रही है, तो यानी कि जब किसी सभ्यता, जब किसी बड़ी हस्ती का नाम आता है तो इनके बाद में क्या आता है बच्चों, तब इनके बाद में आता है दा, ठीक है। तो पहला आंसर क्या हो गया हमारा, दा हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे इन द वैदिक कैलेंडर समर इज डैश, तो समर क्या है, समर इज के बाद में इज आएगा, नहीं आएगा। आर वाज, तो समर इज या फिर वाज टाइम फॉर हैप्पीनेस, यानी कि इन द वैदिक कैलेंडर समर इज ए, तो दूसरे का क्या होगा बच्चों, दूसरे का हमारा आएगा ए वाला पार्ट, ठीक है। तो दूसरे का हमारा ए हो जाएगा, ओके। एंड तो दोबारा पढ़ेंगे, इन द वैदिक कैलेंडर समर इज ए टाइम फॉर हैप्पीनेस, अब्यूडेंस एंड सेलिब्रेशन। ट्रीज डैश, अब देखो ट्रीज की जब बात की जा रही है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, इज एम आर या फिर वॉल। जब यहाँ पे बहुवचन आ रहा है तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे आएगा आर, तो यहाँ पे हमारा जो है वो तीसरा वाला पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रीज आर लेडन विद फ्रूट्स, नेचर बाउंडफुल सब्सटेंस, वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स। अब फिर से देखो वही चीज आ गई, हर्ब्स, यानी कि फिर से बहुवचन आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर से आ जाएगा आर, तो यहाँ पे ऑप्शन डी का जो फोर्थ वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स आर फिलिंग आउट ऑफ द गार्डन, यानी कि हमारे गार्डन में उगा सकते हैं, ठीक है, उगते हैं बेसिकली। तो टेल ग्रासेस ग्रेस मेड्यूज चिल्ड्रंस प्ले, यानी कि डैश से पहले जो चिल्ड्रंस प्ले बोला गया इसका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों कि टेल ग्रासेस ग्रोस मेडियोस एंड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एंड। तो ई के लिए हम क्या यूज करेंगे, ई के लिए
पहला वाला हम यूज कर लेंगे एंड, ठीक है, तो पहला आ जाएगा। उसके बाद में एंड चिल्ड्रंस प्ले आउटडोर्स, ठीक है, वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं। नेचुरली बी एक्सपीरियंस फुलफिलनेस फुलफिलमेंट एंड लेश्योर कल्चर ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट, यानी कि कल्चरल्स ऑल ओवर के बाद में क्या आता है, ऑल ओवर के बाद में दी आता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा दूसरा वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट समर वेंटरिंग सोलर डेटीज, तो यानी कि ये वेनरेटिंग सोलर के बारे में यहाँ पे जो बात आई है, तो समर के बाद में क्या आएगा, होम आएगा, ऑन आएगा, वाई आएगा या हेड आएगा, तो सिंपल सी बात है, किस क्या आएगा यहाँ पे आएगा बच्चों बाय, क्या आएगा यहाँ पे बाय आएगा, ठीक है। सेलिब्रेटिंग बाउंडफुल क्रॉप्स फेस्टिंग आउटडोर्स एंड हॉनरिंग डैश स्पिरिचुअल रिन्यूएल विद द अर्थ, तो क्या आ जाएगा, हॉनरिंग देयर आएगा यहाँ पे, ठीक है, देयर स्पिरिचुअल रिन्यूएल विद द अर्थ, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सर्कल टाइप में मैंने लगाया हो कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, फिर पांचवे का पहला, छठे का दूसरा, सातवें का तीसरा और आठवें का चौथा, इस तरीके से, ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे कंप्लीट समझ में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए, इनको आपको रीअरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो वो पहला दिया हुआ है कि ए एल यू मतलब वैल्यू है, बेसिकली यहाँ पे ये वैल्यू लिखा है, ठीक है, कि वैल्यू टेलीविजन एजुकेशन इनटू एडिशन एज ग्रेट एंटरटेनमेंट, इस तरीके से आप इसको चाहो तो पढ़ दो, मैं आपको सीधा इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो पहले का जो आंसर है बच्चों वो आप यहाँ पे देखेंगे, पहले का आंसर है कि इन एडिशन टू एंटरटेनमेंट टेलीविजन हैज ए ग्रेट एजुकेटिव वैल्यू, ठीक है, तो पहले का आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कि वेस्ट इनकरेक्टली कंसिस्ट ऑफ हैवी लिटर दैट डिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लिटर कंसिस्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इनकरेक्टली। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको शायद मतलब बताना भूल गया क्या, देखो पहला जो हमारा है, पहला जो हमें दिया हुआ है कि इन एडिशन टू एंटरटेनमेंट टेलीविजन हैज ए ग्रेट एजुकेटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि मनोरंजन के अलावा भी टेलीविजन एक शिक्षा का माध्यम है, ठीक है। लिटर कंसिस्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इनकरेक्टली, यानी कि कूड़े में जो अपसेट उत्पाद होते हैं उन्हें गलत तरीके से त्याग दिया जाता है, ठीक है, ये चीज है। हैज अ रेंज हाइड पार्क वाइड ऑफ फैसिलिटीज, तो क्या बोलेंगे, हाइड पार्क हैज अ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज, यानी कि हाइड पार्क जो है इसमें सुविधाएं बहुत सारी, एक विस्तृत श्रृंखला एक तरीके की, ठीक है। फैक्टर्स एंड पॉल्यूशन हब्स नेटिव इंपॉर्टेंट दैट द रिस्पांसिबल आर लो शॉर्ट ऑफ एंड हैं, इतना बड़ा लिखेंगे, द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पांसिबल आर पॉल्यूशन एंड लॉस ऑफ नेटिव हब्स एंड सब्स, यानी कि जिम्मेदारी महत्वपूर्ण कारक, बेसिकली जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारक प्रदूषण जो है, ये देशी जड़ी बूटियां और झाड़ियां जो है ये बहुत ज्यादा इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, क्या जो प्रदूषण है ये सारे के सारे देशी जड़ी बूटियों को, झाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर था बी वाला क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। पहला ग्रामर वाला था और ग्रामर में हर एक पार्ट में क्या क्या लिखना है ये आपको समझा दिया, उसके बाद में फिर इनका कैसे आपको रीअरेंज करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपके जो है वो 3-3 मार्क्स से पहले 2 क्वेश्चन होंगे, 5-5 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आने वाले। आप ध्यान से समझना, सारी चीजें समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि यू आर प्रिंसिपल ऑफ कन्या केंद्रीय पब्लिक स्कूल, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन स्कूल, मेंशंस क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स सुइटेड टू द पोस्ट, ठीक है भाई, यानी कि क्या करना है कि आप जो है स्कूल के रिसेप्शनिस्ट हैं, ठीक है, आपको एक अच्छी उम्मीदवार की योग्यता, बेसिकली अच्छा उम्मीदवार चाहिए जो कि आपके स्कूल के लिए जैसे कोई पूछने वगैरह के लिए आता है किसी भी चीज के लिए, तो उसको जवाब दे सके। तो यानी कि इसमें क्या है, इसमें किसी को बेसिकली है कि कोई हायर करना चाहता है किसी को, क्या ये है सिचुएशन वेकेंट। वेकेंट का मतलब हो गया कि किसी कोई संस्था जो है उसे कोई चाहिए काम करने के लिए, और वांटेड का कि किसी बंदे को किसी संस्था में काम करना है, तो बंदा वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे संस्था आ जाती है वेकेंट में, ठीक है। लिखेंगे किस इस तरीके से, मैं आपको दोनों बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वेकेंट वाला इस तरीके से लिखेंगे कि वांटेड ए रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए किसके लिए, अपने स्कूल के लिए,
कैंडिडेट शुड बी वेल क्वालिफाइड, अच्छी उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मस्ट पोसेस इंप्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि उसकी बोलने की जो अभिव्यक्ति की शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए। विद फ्लुएंट इंग्लिश एंड शुड हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी, यानी कि एक तो बोलने की उसके जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश उसे अच्छी आनी चाहिए, साथ ही उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ग्रुप 25 to 30 years may send their resume with the latest passport size photograph to प्रिंसिपल कन्या विद्यालय पब्लिक सेक्टर सेक्टर रोहिणी 9 दिल्ली विद इन 10 days कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरीके। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सभी को सिचुएशन वेकेंट। आपको देखो ना, एक बेसिक सा मैं आपको फॉर्मेट भी समझा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज समझा सकूं। देखो, जब भी हम इसको लिखेंगे तो सिंपल सा देखो क्या करना है आपने, कि जो यहाँ पे मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो समझना कि वांटेड ए रिसेप्शनिस्ट, तो आपको आपके सिचुएशन वेकेंट को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चेंज, आपको अपना जो टॉपिक है वो चेंज कर देना। बाकी इसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई आप चाहे तो सेम एज इट इज वही लिख सकते हैं, एवं आपका जो एड्रेस है, ठीक है ना, यहां से लेके इतना जो आपका एड्रेस है आप इसे चेंज कर देना जो आपको क्वेश्चन में दिया गया। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया बच्चों, तो आपके सामने चाहे कोई सा भी टॉपिक आ जाए, ठीक है, चाहे एचआर मैनेजर का आ जाए, चाहे हिंदी टीचर का आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको बस अपना ये टॉपिक चेंज करना है और पूरा का पूरा सिचुएशन वेकेंट का ये वाला जो फॉर्मेट है बच्चों, आप इसे एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस आपको अपना टॉपिक चेंज करना है। अगर एड्रेस चेंज करने को बोलता है तो एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन बताता है तो आपको वो चेंज कर देनी बस, ठीक। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो आएगा हमारे इसी में दूसरा क्वेश्चन। दूसरा ये है कि यू आर सुनीता, आप सुनीता हैं, J96 सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली। यू आर वेल क्वालिफाइड इन म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स क्लासिकल। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल डेली इन अबाउट 50 वर्ड्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आपका नाम सुनीता है, ठीक है, और आपको अच्छी क्वालिफिकेशन आती है, ठीक है, आपकी डांस के संबंध में, बहुत क्लासिकल डांस के संबंध में आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप लोगों को सिखा भी सकती हैं। तो आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है, किसके लिए, कि अपनी योग्यता बताते हुए कि कोई मुझे जॉब दे दे, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो वांटेड में क्या करते हैं, वांटेड में जिसे जॉब चाहिए वो अपनी बात को यहाँ पे, ठीक है, तो लिखेंगे कि अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस willing to teach art to the girls in evenings 3 p.m. to 7 p.m. Very moderate charges, transport facility available. Interested candidate may contact Sunita, director Indian Musical Center, this one. ठीक है, देखो दोबारा समझाता हूँ। सिचुएशन वांटेड में क्या होती है, जिसे जॉब चाहिए वो अपनी क्वालिटीज को लोकल डेली पेपर में क्या करता है, छपवा देता है। जैसे कि अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, यानी कि आप, मैं जो है वो एक वेल क्वालिफाइड हूँ, मुझे अच्छा खासा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, किस संबंध में, विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस में। क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस में मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, अच्छी मेरे पास डिग्री है, मैं प्रोफेशनल रह चुकी हूँ, मैंने काम भी कर रखा है इस चीज का। तो अब मैं चाहती हूँ कि विलिंग टू टीच आर्ट टू द गर्ल्स, यानी कि मैं अपनी आर्ट को, जो गर्ल्स हैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, उनको भी पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। और कब से कब तक, इन सॉरी, इन इवनिंग 3 पीएम टू 7 पीएम, ठीक है, 3 से लेके 7 बजे के आसपास। वेरी मॉडरेट चार्जेस, यानी कि बहुत ही एकदम सिंपल से चार्जेस है, जब मिलेंगे तब मिलके बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, अगर किसी को भी आसपास के एरिया से जो है आना है तो उसके घर तक हमारी गाड़ी लेने जाएगी और बाद में छोड़ के भी आएगी, ठीक है, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, जो भी इंटरेस्टेड है वो सुनीता को कॉन्टेक्ट करें, डायरेक्टर इंडियन जो म्यूजिकल सेंटर, इस तरीके से, और आपका ये एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो वांटेड में भी आपको क्या करना है कि जो आपका टॉपिक है बस आपने वो चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका टॉपिक है कि हिंदी टीचर, तो जैसे आपने लिख दिया कि अ वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी टीचर, ठीक है, इन मास्टर आर्ट, ठीक है, मार्शल आर्ट, इन मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और मैं पढ़ाना चाहती हूँ या फिर मुझे जॉब चाहिए, मेरी ऐसी ऐसी डिग्रीज हैं, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है भाई। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, सिचुएशन वीकेंड का भी और सिचुएशन वांटेड का भी। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो, टाइमिंग में आपकी जरूर यहाँ पे लेता हूँ, लेकिन आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, टेंशन ना लो, ठीक है। तो एक हो गया आपका एडवर्टीजमेंट वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है ये रहेगा आपका पोस्टर का। तो मैं आपको एक पोस्टर इस वीडियो में बताऊंगा, सेकंड जो वीडियो रहेगी उसमें आपको 2 पोस्टर बता दूंगा, इसमें आपको एक ही बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या है कि यू आर डिस्टर्ब्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ दैट्स ड्यू फील्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि आप जो है
बहुत ज्यादा इससे डरे हुए हैं कि जो गंदगी है उसकी वजह से लोगों के मरने के कारण, ठीक है। एज ए कंसर्न सोशल वर्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, डिजाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन सिटी कैंपेन। तो आपको क्लीन सिटी कैंपेन की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे बताना है। आपका नाम है शिवा या फिर शिवानी, म्युनिसिपल काउंसिल हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली, ठीक है। तो आइए पोस्टर को डिजाइन करते हैं। तो चलिए पोस्टर के डिजाइन में सबसे पहले देखेंगे हमने क्या किया है। आपको ना देखो, पोस्टर डिजाइन के लिए मैं आपको ना कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ कि पोस्टर डिजाइन के लिए सबसे पहले आपको बात क्या याद रखनी है। मुझे ये चेंज, हाँ, सबसे पहले जो वो आपको याद रखना है कि पोस्टर डिजाइनिंग में आपको जो है ना ड्राइंग थोड़ी अच्छी करनी है, ठीक है। क्या करना है, आपको ड्राइंग करनी है। ड्राइंग ऐसा नहीं कि आपको मार्शल आर्ट दिखाना है कि आर्ट्स दिखाना है। इस तरीके से आप फूल पत्ती बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप डब्बा बना सकते हैं, इस तरीके से आप गोला बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। ये आपको डिजाइन बनानी है और उस डिजाइन के अंदर आपके जो छोटे छोटे स्लोगन्स होते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती है, वो आपको लिख देनी है, ठीक है। अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए कि भाई पोस्टर बनाना कैसे है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करें कि अगर आपको पोस्टर मेकिंग की अलग से वीडियो चाहिए जिसमें सेपरेट बताया जाए पोस्टर मेकिंग किया कैसे जाता है, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, हमारा टॉपिक है क्लीन सिटी कैंपेन, ठीक है। कब चलाया जा रहा है ये, 14 अक्टूबर 7 नवंबर को। कब चलाया जा रहा है, 14 अक्टूबर 7 नवंबर को, ओके। अब इसमें स्लोगन क्या है, तो लेट्स मेक दिल्ली अ बेटर प्लेस टू लाइव, यानी कि जीने के लिए दिल्ली को और भी अच्छा बनाना है। अब यहाँ पे क्या है, नो लिखा हुआ है बीच में, यानी कि आपको जो है ये लिटरिंग, यानी कि तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपको खेत वगैरह में शौच नहीं करना है, ठीक है। ओपन यूरिनेशन, यानी कि आपको जो खुले में शौच नहीं करना है या फिर खुले में थूकना नहीं है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको थूकना नहीं है। इससे क्या होता है, गंदगी फैलती है। और ये जो क्लीन सिटी कैंपेन चलाया जा रहा है बच्चों, ये इसलिए चलाया जा रहा है ताकि ऐसी बात ना हो आगे, ठीक है। उसके बाद में किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है, देखो जब कोई बड़ी संस्था आती है तो इसे कोई इंस्टीट्यूट भी करेगा। तो इश्यू कौन कर रहा है बच्चों, इसको इसको इश्यू कर रही है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल हेल्थ डिपार्टमेंट। क्या, पालिका केंद्र पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली 110001, ये इस तरीके से इसको जो है वो कर रही है, ठीक है। तो कंप्लीट आपको समझ में आया अच्छे तरीके से क्या बातें यहाँ पे कही गई हैं, ओके। सॉरी, आपको यहाँ पे समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से कि ये जो है वो आपका एक तरीके का पोस्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दूसरा पोस्टर भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको इसमें ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखना है, इन्वायरमेंटल बिग की यहाँ पे बात आ जाती है, सिंपल सा है, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा इसके बारे में, किसके, स्पीच के बारे में। किसके बारे में लिखना है, कि यू आर रमिका रमेश, यू आर वेरी कंसर्न अबाउट द डिसीज caused by junk food increasing day by day and it is increasing very fast, यानी कि जंक फूड को लेकर डिसीजेस यानी कि बीमारी और मौतें जो हो रही हैं, इसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं और इसके ऊपर आपको स्पीच लिखनी है। कब, मॉर्निंग असेंबली के लिए, किस संबंध में, कि न्यू जनरेशन को आपको दूर रखना है इसके लिए, ठीक है। तो आइए लिखेंगे फास्ट फूड और जंक फूड, इसके बारे में बात की जाए, ठीक है। तो लिखेंगे स्पीच में, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं बोलता हूँ रिस्पेक्टेड डियर माय क्लास 11 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी कि छात्र और छात्राओं, दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत बेसिकली सुप्रभात आप सभी को। टुडे, आज, आई रमेश ऑफ क्लास 11th ए आर हेयर टू स्पीक ऑन द टॉपिक फास्ट फूड और जंक फूड, ठीक है, इफेक्ट्स एंड हाउ कैन बी बेसिकली अवे फ्रॉम दिस, ठीक है। इसके बारे में हम लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले लाइन में क्या बताना है कि आप कौन हैं और आप किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो स्पीच में सबसे पहली बात आपकी यही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फंक्स इन हाइजीन किचन, केचप है बेसिकली, ठीक है। देखो ध्यान से समझो कि फंक्स इन हाइजीन केचप, ठीक है, पेस्टीज इन कोल्स, वॉर्म्स इन कैडबरी चॉकलेट्स एंड फाइनली द वर्ड फ्लो, यानी कि कैडबरी जो चॉकलेट वगैरह होती है, ठीक है, और जो केचप वगैरह होता है, कोला जो होता है, ठीक है, और ये बर्ड फ्लू, ये सभी के सभी किस वजह से हमारे हमको कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं, ये जंक फूड है इसलिए हमें नुकसान पहुंचा रही है। इवन बिग जेंट्स लाइक अ वर्ब आर इंटरप्टेड इन controversies. What about the local fast food centers? Then how do they ensure quality and hygiene?
यानी कि देखो, ऊपर जैसे जैसे बड़े बड़े हम वाद विवादों को समझते हैं, तो स्थानीय फास्ट फूड केंद्रों के बारे में क्या ये कहा जा सकता है कि क्या ये अच्छी गुणवत्ता वाले और स्वच्छता वाले हमें जो बातें हैं, जो हमारे फूड है वो हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। जब बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, केचप कंपनीज हैं, ठीक है, चॉकलेट कंपनीज हैं, कोका कोला या फिर अनदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छा फास्ट फूड प्रोवाइड करवा रही हैं? जब बड़ी बड़ी कंपनी नहीं करवा सकती, तो क्या ये छोटे मोटे जो स्थानीय लेवल के फास्ट फूड केंद्र वो हमें प्रोवाइड कराएंगे? तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि एट मोस्ट ऑफ द लोकल ढाबास एंड फास्ट फूड जॉइंट्स पूर हाइजीन कंडीशंस प्रीवेल, यानी कि जो छोटे मोटे ढाबा वगैरह होते हैं, छोटी मोटी रेडी वगैरह जो दुकान होती हैं, यहाँ पे हाइजीन कंडीशंस बहुत ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, दी कंटेमिनेशन अक्रॉस ड्यूटी पुअर क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल और हाइजीनिक स्टोरेज कंडीशन, यानी कि यहाँ पे जो भी ये दुकान होती है, ढाबास होते हैं, यहाँ पे पुअर क्वालिटी का खाना होता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे सफाई वगैरह का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, अनहाइजीनिक बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए। ठीक है, सिंस सच जॉइंट्स प्रोवाइड क्विक सर्विस, यानी कि कुछ जो है मतलब कि हम कह सकते हैं ये जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ये हमें जल्दी से जल्दी सेवा प्रोवाइड करा देती हैं। दे इंग्रेडिएंट्स यूज आर ऑफ चीप क्वालिटी, यानी कि सेवा तो हमें जल्दी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये उसमें क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं रखते, चीप क्वालिटी हमें देते हैं। ठीक है, द वेजिटेबल्स एंड अदर फूड्स आइटम्स यूज आर नॉट वॉश्ड प्रॉपर्ली, जो भी हमारे लिए वेजिटेबल्स अदर फूड आइटम्स जो हमें खाने को मिलते हैं इन रेडी पटरी वगैरह पे, ये बेसिकली किसी भी तरह से धुले धुलाए या अच्छे नहीं होते। इन आइटम्स of food value, such food stuff is low in nutrition and rich in oil content, यानी कि जो खाना रेडी पटरी पर हमें खाने को मिलता है, पहली बात वो स्वच्छ तरीके से बनाया नहीं जाता है, उसमें न्यूट्रिशन तो होता ही नहीं है, और तेल तो भाई साहब इतना भर भर के डाला जाता है, ये बताएगा। ठीक है, स्पेशली fast which leads to many diseases like obesity, high blood pressure and heart problems. ज्यादा तेल खाने की वजह से, आधा कच्चा खाना खाने की वजह से आपको बहुत सारी जो बीमारियां हो सकती है, आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको हार्ट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। These food items are generally prepared beforehand to provide quick service to customers and not stored at the right temperature in ideal conditions, यानी कि ये जितना भी हमारे खाने वाने का पदार्थ होता है, ये एकदम पहले से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि उस खाने के लिए जो एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए, वो जब हमें प्रोवाइड नहीं होता है, तो वो हमें हमारे लिए बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक, हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, द फूड इंस्पेक्टर्स मस्ट मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ स्टफ बीइंग सोल्ड एंड डिक्टिशियंस शुड बी appointed to check the chlorine content and food value of such items in the market and full condition, यानी कि जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं हमारे एरिया के, उन्हें ये देखना चाहिए जो स्कूल्स हैं, मार्केट हैं, जो स्टॉल्स होते हैं, छोटी मोटी दुकानें होती है रेडी पटरी की, तो यहाँ पर जो फूड बेचा जाता है इन लोगों के द्वारा, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी उसको चेक करना चाहिए। ठीक है, वी शुड फॉलो टू मोटो ईट हेल्दी लाइव हेल्दी, यानी कि हमें जो है इस मोटो को, इस उद्देश्य को फॉलो करना चाहिए, ईट हेल्दी लाइव हेल्दी, यानी कि अच्छा खाएंगे तो अच्छे से जिएंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, दैट्स माय ऑल ऑफ। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेसिकली देखो सिंपल सी बात है, फास्ट फूड एंड जंक फूड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आज के टाइम पे आप रेडी पटरी पे या फिर अंदर किसी भीड़ भाड़ जगह पे जाओगे, तो क्या आपको वहां पे स्वच्छता देखने को मिलती है? नहीं मिलती। क्या आपको उस खाने का अच्छा टेम्परेचर मिलता है? नहीं मिलता, आधा कच्चा आधा पका मिलेगा। ठीक है, और क्या वो सफाई अच्छे से रखते हैं? नहीं रखते हैं। बहुत सारी बातें हैं, तो जंक फूड के बारे में आपको लोगों को समझा सकते हैं कि नहीं खाना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे आ जाती है। दूसरी जो आपकी स्पीच है बच्चों, वो है कि you are Sham and Chami, you are worried about Delhi's pollution and it is blowing up very fast rate. Write a speech in the about 120-150 words for morning assembly about Delhi's pollution. तो दिल्ली पोल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पे एक बार फिर से क्या करना है, एक लिखनी है स्पीच। तो ये स्पीच में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ऐसे लिख सकते हैं कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम श्याम ऑफ क्लास 11th. It's a matter of great privilege
for me deliver a speech on the topic Delhi's pollution a major concern। यानी कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज मैं आप सभी के सामने दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने वाला हूं। टॉपिक क्या है? दिल्ली's pollution a major concern। बाकी की देखो ये पॉइंट मैं आपको टर्म 1 में समझा चुका हूं, ठीक है। टर्म 1 में ये मैंने आपको समझा दिया था अच्छे तरीके से कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई जिसमें न्यू दिल्ली को सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया बताया गया है, ठीक है। जिसमें ज्यादातर ये बताया जाता है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारे उद्योगपति जो है वहां से बहुत सारा ऐसा मटेरियल आता है जो नदी को बहुत ज्यादा गंदा कर देता है, लाइक यमुना रिवर वगैरह को इनको गंदा करता है, जिसकी वजह से दिल्ली का पोल्यूशन और बढ़ता जा रहा है। ऐसे हाइजीनिक जो पदार्थ है उनको जला दिया जाता है। साथ ही साथ छोटे मोटे जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, जो भी उनके वेट्स वगैरह होते हैं, खराब कपड़े तो वो इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है। अच्छी बातों को ध्यान नहीं रखते, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑड इवन नंबर आया था, एक बार फॉर्मूला आया था, ये पूरी तरीके से काम नहीं कर पाया। इंपॉर्टेंट था, काम किया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसीलिए हमें और भी ज्यादा कुछ नए नए तरीके चाहिए जिससे दिल्ली की पॉल्यूशन को खत्म किया जा सके, ठीक है। थैंक यू, इस तरीके से थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है भाई। सिंपल सा है, क्योंकि ये मैं आपको समझा चुका था इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाने वाला, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है हमें? हमें अगले क्वेश्चन में लिखनी है एक डिबेट, ईदर फॉर और अगेंस्ट, यानी कि आपको दो में से किसी एक में, या तो उसके पक्ष में या तो उसके विपक्ष में लिखना है। क्या? कि यू आर कृष्णा एंड शिवम, अ मॉडर्न पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इट इज आफ्टर ऑफ्टन सेड दैट ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल, यानी कि ऑनलाइन स्मार्ट जो क्लासेस हैं ये हमारे एजुकेशन स्टाइल के फ्यूचर के संबंध में, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। तो भाई चलिए लिखते हैं। तो आप यहाँ पे डिबेट लिखनी है। तो डिबेट के संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन, यानी कि उसके पक्ष की। तो ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल, यानी कि हमारे शैक्षिक स्टाइल के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस जो है ये एक फ्यूचर के रूप में उभर कर सामने आ रही है, ठीक है। तो एक एक करके अब हम हर एक पॉइंट को इसके बारे में समझने वाले, ओके। देखिए लिखेंगे, ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, I stand before you express my views on the topic online classes are future of education style, and today I Krishna of class 11th will speak for the motion, ठीक है। मैं कृष्णा आप सभी ऑनरेबल जजेस को, रिस्पेक्टेड टीचर्स को एंड सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं। आज मैं यहाँ पर इस अपने टॉपिक पर अपनी बात को रखने आया हूं, जो कि इस टॉपिक के पक्ष की मैं बात करूंगा, ठीक है। डिबेट होती है तो दो तरीके की होती है, पक्ष और विपक्ष की। मैं आपको मोशन और अगेंस्ट, पक्ष विपक्ष दोनों समझाऊंगा, ठीक है। If you are so old mind and think the computer will distract children from studying, I am really sorry, because let me remind you that young generation has gone a long way with computer। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि कंप्यूटर से बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाता, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान समय में नई हमारी जो जनरेशन है वो कंप्यूटर से ही पढ़ाई करके आगे बढ़ रही है, ठीक है। When most parents think of learning from computers, socializing websites like Facebook appear before their eyes, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बेसिकली ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है अगर कंप्यूटर पे पढ़ाई करेंगे तो वो विचलित हो जाएंगे, दूसरे चीज पे चले जाएंगे। बेसिकली वास्तव में ये सही बात नहीं है, क्योंकि आज जो है फेसबुक, अन्य ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो माता पिता भी चलाते हैं और बच्चे भी चला सकते हैं, ठीक है। इट इज द बिगेस्ट साइबर ट्रेजेडी, देयर आर डेफिनेटली अ लार्जर नंबर ऑफ साइट्स बियॉन्ड is many teaching app, the list of online teaching platform in endless and ever growing। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इससे साइबर क्राइम होता है, लेकिन एक छोटे से नकारात्मक पॉइंट को अगर हम उसको हटा दें तो भाई ऑनलाइन शिक्षण जो है ना ये बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग इसमें अपना करियर भी बना रहे हैं, ठीक है। ये अंत ही ने लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और भी बहुत सारे नए नए टीचर्स जो है वो यूट्यूब पर या फिर अन्य जो एप्स हैं उसमें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। दे आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों बच्चे हैं और कई हजारों लाखों टीचर्स भी हैं who use their website and apps for their exam preparation, यानी कि वो बहुत सारे लाखों हजारों टीचर्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने एप्स को बनाते हैं, ठीक है,
अपनी वेबसाइट को बनाते हैं और उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या करें, एक ऐप खोला हुआ है आपने यूट्यूब पे आप वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी उसी का एग्जांपल है, ठीक है। दे आर मोस्टली फ्री एंड इट इज व्हाट मेक्स ऑन टर्न अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल पेपर गाइड्स। गूगल हैज ऑलरेडी रिप्लेस्ड द वर्ड गुरु टू बिकम द ग्रेटेस्ट नॉलेज प्रोवाइड। यानी कि तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लाखों छात्र अभिभावक हैं जो वेबसाइट वगैरह बना ही रहे हैं। इसी के साथ ही साथ गूगल ने पहले ही गुरु शब्द का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त करने को बदल दिया। यानी कि अभी के टाइम पे आप गूगल पे एक वर्ड भी लिखिए, कुछ भी लिखेंगे, आपको कुछ ना कुछ उसका अंतर, कुछ ना कुछ उसका अर्थ जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे आ जाती है। ई लर्निंग इज ऑल्सो इसेंशियल। यानी कि आप ई लर्निंग की जब यहाँ पे बात हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन लर्निंग की बात करें तो ई लर्निंग इज ऑल्सो इसेंशियल बिकॉज वी कट ट्रीज टू मेक पेपर्स एंड बुक्स। यानी कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए हम बुक्स को, नोटबुक्स को हम लेते हैं, तो उससे क्या होता है, पेड़ काटे जाते हैं उसको बनाने के लिए। तो ई लर्निंग की वजह से ये सब खत्म हो सकता है। सो दिस इज ए बेटर सॉल्यूशन, ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। रादर देन लिविंग द लाइफ ऑफ कंज्यूमर, लेट्स बी कंट्रीब्यूशन लेट्स बाय ई बुक्स। यानी कि देखो ये ना एक कहावत है कि रादर देन लिविंग द लाइफ ऑफ ए कंज्यूमर लेट्स बी कंट्रीब्यूशन लेट्स बाय ई बुक्स। यानी कि एक कंज्यूमर नहीं बनेंगे, अब हम एक कंट्रीब्यूशन बनेंगे देश की इकोनॉमी के लिए, देश में एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए। अब हम ई बुक्स खरीदेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग बुक्स, लेट्स कन्वर्ट आवर फोन्स एंड कंप्यूटर्स इनटू वर्चुअल लाइब्रेरीज एंड लर्न। यानी कि हम ये जो लाइब्रेरीज होती हैं इनको ना, जो नॉर्मली होती हैं जहाँ से हम जाते हैं, साइन वाइन करते हैं, ठीक है, एक खड़ूसा लाइब्रेरी में बैठा रहता है, उससे पूछते हैं हमें ये किताब चाहिए, ये वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने फोन्स को, अपने कंप्यूटर्स को लाइब्रेरीज के रूप में बदल देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ठीक है भाई। जैसे कस्टमर केयर बोलता है ना, धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया भाई कि ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के बारे में ये पार्ट आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। आगे बात करें, अब हम बात करेंगे इसके मोशन में। मोशन की तो हमने सॉरी कर ही लिया है, इसके अगेंस्ट में हम बात करने वाले, ठीक है। तो अगेंस्ट द मोशन, ठीक है, क्या लिखेंगे? ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय टॉपिक फॉर द डे इज ऑनलाइन क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल एंड आई चूज टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन। यानी कि मैं यहाँ पे इसके विपक्ष में बात करना चाहूंगा। क्या करोगे सजीव विपक्ष में बात? आपको कोई एक लिखना है, याद रखो बच्चों, आपको कोई एक लिखना है, या तो आप उसके इमोशन में लिख दो या तो आप उसके अगेंस्ट में लिख दो, ठीक है ना, या तो पक्ष या विपक्ष, किसी एक में। मैं दोनों में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टॉपिक अच्छा है, बात करनी अच्छी लगती है, इसलिए आपको समझा देता हूं, ठीक है, कहीं आ ना जाए इसलिए। ओके, लिखेंगे कि ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग कंडक्ट वाया इलेक्ट्रिक मीडिया टिपिकली ऑन द इंटरनेट। यानी कि ऑनलाइन लर्निंग की जिसकी बात कही है, ठीक है, जो अभी ऊपर हमने देखा था, ये जो बात कही गई है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कही गई है जहां पे इंटरनेट की हमें जरूरत पड़ती है। देयर इज नो फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये इसमें एक लैक ऑफ, जो हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन ये है कि मैं अपना फेस के जरिए आपको वीडियो नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए। तो जब मैं फेस कैम वीडियो बनाऊंगा तो इससे क्या होगा, आपका और मेरा इंटरेक्शन बनेगा अच्छा सा। तो वही चीज है कि यहाँ पे ना फेस टू फेस इंफॉर्मेशन के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई संबंध नहीं हो पाता है। इट डिक्रीज द स्कोप ऑफ एडजस्टिंग द मॉडिफाइंग द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द ऑडियंस। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी एक दो लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो अब मुझे तो पता चलेगा नहीं भाई कैसे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की पूरी पूरी। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं भी समझ में आता है, तो जैसे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, आ गया समझ में ना, ठीक है, अरे भैया समझ में नहीं आपका, चलो हमें बताइए। तो ऐसे कुछ ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मली जो होता है लैंग्वेज में, तो ऐसे हम ऑनलाइन तो बोल नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है कि जब आप स्कूल में होते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं, तो आपको एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से समझा देता है। तो ऑनलाइन में क्या होता है, ऐसे हो नहीं पाता। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई, निगेटिव बताया गया है। देयर इज ए लेक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म। यानी कि एक पूरी तरीके से एक अच्छी गाइडेंस बच्चे को नहीं मिल पाती है। इट वुड आल्सो रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अमोंग टीचर्स सिंस इट इन्वॉल्व्स ओनली ब्रेन वर्क एंड नॉट फिजिकली वर्क, दे टेंड टू द गेट लेथर्जी। यानी कि ये जो इंटरनेट सर्विस आई है, ऑनलाइन ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आई है, इसकी वजह से
जो टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो गई है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्री में भी लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब बिल्कुल फ्री है, आप वीडियो देखते हैं, ऐड आता है, उससे रिवेन्यू हमें मिलता है, आपको क्या है बस आप उस पे आके फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इस ऑनलाइन क्लासेस ने ब्रेन वर्क का और फिजिकल वर्क को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ठीक है, इट ऑल्सो लीड्स अ लैक ऑफ डिसिप्लिन। जब क्लास में मान लेते किसी ऐप पे कोई क्लास चल रही है ऑनलाइन की, तो उस पर डिसिप्लिन नहीं देखा जाता है। ठीक है, एंड देयर इज नो प्रॉपर शेड्यूल, कोई शेड्यूल भी प्रॉपर नहीं होता कि कब कैसे क्या पढ़ेंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट इंटरेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल लर्निंग। ठीक है, यानी कि फिजिकल लर्निंग जो होती है उसमें आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, पीपल टेंड टू मेक फ्रेंड्स हु सपोर्ट देम एंड मॉनिटर्स हु गाइड देम। यानी कि बेसिकली जो फिजिकल क्लासेस होती हैं उसमें सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्लास में जाते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उन पे मॉनिटर्स किया जाता है। लेकिन ऑनलाइन ऐसा नहीं हो सकता। थस नो मैटर हाउ फास्ट टेक्नोलॉजिकल वाई ऑफ लर्निंग शुड नॉट बी डिस्प्लेड। यानी कि इसमें कोई भी वो बात नहीं है कि भाई इसमें कोई भी एक सेकेंड, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी फिजिकल ही बहुत अच्छा है। आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री विद माय व्यूज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिबेट के दोनों पार्ट समझ में आ गए। एक तो आपको मोशन का मैंने समझा दिया और दूसरा मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे अगेंस्ट का। ठीक है ना, इसके विपक्ष की बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है भाई, तो 40 सेकंड्स के अंदर मैंने आपको आपका पेपर आज की इस वीडियो का बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, अभी जो है बच्चों यहाँ पे फिर शुरुआत होगा हमारा सेक्शन नंबर सी, यानी कि लिटरेचर वाला पार्ट। तो इसको हम करेंगे इस वीडियो के सॉल्यूशन के पार्ट नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, इसको हम पार्ट नंबर 2 में समझेंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपने करना क्या है बच्चों, एक दो चीजें जो आपको अच्छे से करनी है, जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, जितना हो सके लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, और सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया या नहीं। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि कोशिश तो मेरी यही थी भाई कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।